हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टडी स्टॉपर पे और मैं हूँ रुचिता। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि आज से हम एनसीईआरटीज़ सीरीज़ की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ राइट फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10 तक सारी एनसीईआरटीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। बहुत सारी नई नई चीज़ों को हम जानेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर हम आगे बढ़ते चलेंगे एंड एवरी डे डेली आपको एक एक वीडियो हर चैप्टर पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप भी इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहिएगा। और इतना ही नहीं, हर एक चैप्टर के बाद मैं आपको एक क्विक समरी, शॉर्ट समरी प्रोवाइड करूँगी, जिससे आपके लिए रिविज़न करना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए हमारा डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तैयार हैं, रेडी है? ओके। तो यहाँ रशीदा जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, ठीक है, और सडनली पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र एक हेडलाइन पर आकर रुक जाती है, जो कि है 100 ईयर्स अगो। ठीक है, वो सोच में पड़ जाती है कि 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले, इतनी पुरानी बात, मतलब इतने पुराने समय में क्या हुआ होगा, ये कोई कैसे जान सकता है। कितना मुश्किल होता होगा इतनी पुरानी बातों को जानना, राइट। जैसे अगर हमें कोई पूछे कि भाई तुमने कल क्या किया था, तो कल की बातें तो हमें याद होंगी, राइट। हमने कुछ न्यूज़पेपर में हेडलाइन पढ़ी होगी, कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा, सब कुछ याद होगा हमें। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो वो भी हमें काफ़ी कुछ याद रहता ही है। लेकिन व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, इतने सालों पुरानी बातें कोई कैसे जान सकता है ना। उसके लिए हम आएंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट, राइट। व्हाट कैन वी नो अबाउट दी पास्ट। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में पता लगाया जा सकता है। जैसे किसी एक समय के जो लोग थे वो क्या खाते थे, ठीक है, किस तरीके के कपड़े पहनते थे और किन किन टाइप के घरों में रहा करते थे। ठीक है, इसके अलावा हम जो जो टाइप के लोग किसी समय में रहते होंगे, जैसे एक फार्मर की ज़िंदगी कैसी होगी, एक हंटर की ज़िंदगी कैसी होगी, हर्डर्स हैं, रूलर्स हैं, एक्सेट्रा, राइट। इन सब का जीवन कैसे बीतता होगा या किस तरीके से ये रहते होंगे, हम उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा किसी एक समय के जो बच्चे होंगे वो किस तरीके के गेम्स खेलते होंगे, क्योंकि देखिए समय हमेशा एक जैसा नहीं रहा है, राइट। जो 19th सेंचुरी के जो बच्चे होंगे और वो जो खेलते होंगे, अगर उनको आप 20th सेंचुरी के बच्चों से कंपेयर करें तो दोनों के टॉयज़ में और दोनों के पढ़ाई में, एजुकेशन में, हर चीज़ में काफ़ी डिफरेंस आ गया था, राइट। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे किसी एक समय में किस तरीके के गेम्स खेलते होंगे, कैसी स्टोरीज़ उन्हें सुनाई जाती होंगी, या वो कैसे प्लेस देखते थे, या वो कैसे गाने गाया करते थे। ओके, चलिए अब हम हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है वेयर। ठीक है, जो पुरानी सभ्यताएं हैं या एक ह्यूमन सेटलमेंट है, वो कहाँ मिलता है या किस जगह पे मिलता है, और लोग कहाँ रहा करना प्रेफर करते थे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात की है रिवर नर्मदा की। तो नर्मदा नदी को पहले हम एक बार मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये है रिवर नर्मदा, राइट। तो ये एमपी से जाती है गुजरात में और फिर ये जाती है अरेबियन सी में। ठीक है, अब इसकी ख़ास बात क्या है, देखिए, ख़ास बात ये है कि जो नर्मदा नदी है वो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कहाँ तक, कहाँ पे ड्रेन होती है ये? वेस्ट वर्ड्स, अरेबियन सी में, तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। जबकि अगर आप इंडिया की बाकी दूसरी मेन नदियों को देखेंगे, जैसे कि गंगा हुई है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, ये सारी हैं आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, कहाँ पे ड्रेन होती हैं ये? बे ऑफ बंगाल में। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जबकि जो नर्मदा है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और भी इनके बारे में डिटेल्स में हम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे आगे। अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भी ढूंढनी पड़ेगी, आपसे भी ढूंढवाऊंगी मैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि नर्मदा नदी का ओरिजिन पॉइंट क्या है, या उसे क्या कहा जाता है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये नदी। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि नर्मदा नदी को यहाँ पे मेंशन क्यों किया गया।
देखिए अब इस नदी को मेंशन क्यों किया गया है, क्योंकि 100,000 ईयर्स अगो यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया और कुछ अर्लीस्ट लोग जो थे यहाँ पे रहते थे उनको स्किल्ड गैदरर्स कहा जाता था। ठीक है, स्किल्ड गैदरर्स यानी अपना खाना इकट्ठा करने में उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी, बहुत अच्छी स्किल्ड नॉलेज थी। ठीक है, सबसे बढ़िया खाना या फ्रूट्स या रूट्स और जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे वो सबसे बढ़िया उनको कहाँ मिल सकते हैं, इसकी नॉलेज उनको बहुत अच्छे से हो गई थी, राइट। इसके अलावा दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। तो एनिमल्स बेचारे एज़ यूजुअल बहुत ही सॉफ्ट टारगेट तो होते ही थे, राइट। अब हम नेक्स्ट प्लेस पे आते हैं। नेक्स्ट प्लेस कौन सी दी गई है, सुलेमान किरतार हिल्स। ये कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में। इसको पहले हम मैप पे देख लेंगे। तो ये है सुलेमान किरतार हिल्स, राइट, पाकिस्तान की तरफ ये आती है। यहाँ पे पास में देखिए काबुल यानी अफ़गानिस्तान है। ठीक है, दिस इज़ द लोकेशन नॉर्थ वेस्ट में। अब इसकी क्या खासियत थी, तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उन्होंने सबसे पहले वीट और बार्ली को कल्टीवेट करना शुरू किया और ये लगभग 8,000 ईयर्स अगो की बात है। ठीक है, इसलिए ये जो प्लेस है, ये लोकेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है। ऑलराइट, और यहाँ पे साथ ही साथ लोगों ने रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी शुरू कर दी थी, जैसे कि किनको रेयर किया जाता था, शीप, गोट एंड कैटल, जो नॉर्मल हमारे लाइफ स्टॉक में जो एनिमल्स आते हैं उनको। ठीक है, तो पहली लोकेशन क्या थी, रिवर नर्मदा। वहाँ पे लोग जो थे वो कैसे थे, स्किल्ड गैदरर्स थे, राइट। दूसरी लोकेशन हमने सुलेमान किरतार हिल्स देखी। तो यहाँ की क्या खासियत थी, लोगों ने सबसे पहले वीट और बार्ली को उगाना शुरू किया, साथ ही साथ एनिमल रेयरिंग भी यहाँ पे शुरू हो गई थी, राइट। थर्ड हम अगर प्लेस देखें तो कौन सी दी गई है, गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट, और उसी के साथ विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। देख लेते हैं दोनों को हम। देखिए गैरो हिल्स यहाँ पे है, राइट, नॉर्थ ईस्ट में आती है, और इसके साथ साथ विंध्या रेंजेस जो हैं वो सेंट्रल इंडिया में आती हैं, राइट। अब एक और मैं आपको होमवर्क देती हूँ। गैरो हिल्स के अलावा इसी के पैरेलल में दो और हिल्स हैं, उनका नाम आप कमेंट्स में बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए वो किस स्टेट्स में आती हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ की खासियत क्या है वो देख लेते हैं। तो इन प्लेसेस पे सबसे पहले क्या हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। देखिए कुछ क्रॉप्स को कल्टीवेट करना और साथ ही साथ एक्चुअल एग्रीकल्चर डेवलप होना, इसमें हल्का सा डिफरेंस है। ठीक है, तो प्रॉपरली एग्रीकल्चर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साइड में गैरो हिल्स में डेवलप होना भी शुरू हो गया। और साथ ही साथ जो हमारी विंध्या रेंजेस है, नॉर्थ ऑफ विंध्या वाले एरिया में किसका कल्टीवेशन शुरू हुआ, राइस का। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि वीट, बार्ले, राइस ये कहीं ना कहीं उगने या उगाने शुरू किए गए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी प्लेस है वो है रिवर इंदस और उसके ट्रिब्यूटरीज़। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिवर इंदस की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, और जो इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए ये रिवर इंदस है, राइट, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो कौन सी हैं, देखिए झेलम, चेनाब, बेस, रावी और सतलज। ठीक है, ये 5 नदियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इंदस अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम क्यों। ठीक है, चलिए देखिए ट्रिब्यूटरीज़ का मतलब क्या होता है कि एक बड़ी नदी जो है, जैसे इंदस है वो फ्लो हो रही है, राइट। अब इसी नदी में जब और कुछ छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं तो उनको ट्रिब्यूटरीज़ कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे है देखिए, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। और अबाउट 4,700 ईयर्स अगो यहाँ पे इन नदियों के आसपास छोटी छोटी सिटीज़ फ्लरिश होनी शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद अराउंड 2,500 ईयर्स अगो हम देखते हैं कि किस नदी के किनारे सिटीज़ बसनी शुरू हुई, गंगा नदी के किनारे। तो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट रिवर आ जाती है गंगा नदी, राइट। देखिए ये टाइम वाइज एक क्रोनोलॉजी है। बहुत सालों पहले हमने नर्मदा नदी के यहाँ पे कुछ सेटलमेंट्स देखे, राइट। फिर हम आ गए कौन सी नदी के पास, इंदस नदी के पास। फिर
धीरे धीरे जो सिविलाइजेशन है वो गंगा नदी की तरफ बढ़ने लगी। ऑलराइट, गंगा नदी को भी हम लोकेट कर लेते हैं और उसकी ट्रिब्यूटरी है सोन नदी, उसको लोकेट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे गंगा नदी है और ये सोन उसकी ट्रिब्यूटरी है, राइट। इन सारी नदियों के बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ते जाएंगे। अभी फ़िलहाल क्योंकि हमने स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ की क्या खासियत थी, तो देखिए इसकी क्या खासियत थी कि गंगा नदी के किनारे ही बहुत बड़ा जो महाजनपद था मगध वो बन के उभरा, राइट, जो आज के डेट में कौन से स्टेट में आता है, बिहार में, ओके। और जो इसके रूलर्स थे वो भी बड़े पावरफुल बने। आप मुझे बताइए मगध के रूलर कौन थे, सबसे बड़ा जो रूलर था मगध का वो कौन था, ये कमेंट्स में बताइए। इसी में हिंट भी है, इस लेटर में ही एक हिंट है ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। तो मगध अपने आप में अपने समय में बहुत बड़ा महाजनपद था। उसके अलावा भी काफ़ी सारे किंगडम्स थे जो अलग अलग छोटी छोटी नदियों के आसपास बसे थे, लेकिन जो मगध था उसकी एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बनी अपने आप में, ठीक है। तो उसके जितना हाइट पे और कोई किंगडम नहीं पहुंच पाया, ओके। अब देखिए जो लोग थे उस समय में उनको भी ट्रैवल तो करना ही पड़ता था, ठीक है। पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रैवल करना पड़ता था। और देखिए हमारे सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर टाइप की फिजियोग्राफी आपको मिलेगी, ठीक है। डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं, हिल्स हैं, राइट, आइलैंड्स भी हैं। तो हर तरीके की चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इतनी मुश्किलें होती थी लोगों को यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने में, लेकिन फिर भी वो उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं था, है ना। और अगर उन्हें ना भी जाना हो फिर भी कुछ ऐसी नेचुरल सिचुएशंस पैदा हो जाती थी जिनके वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना ही पड़ता था। जैसे कि अगर कोई फ्लड आ गया है, ड्रॉट आ गए है, तो उसके वजह से भी उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ता होगा, राइट। समटाइम्स क्या होता था, कुछ लोगों को आर्मी में भी भर्ती होना पड़ता था दूसरी जगह पे वॉर करने के लिए, राइट। तो उस वजह से भी उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता होगा। इसके अलावा जो मर्चेंट्स होते थे वो कारवां में ट्रैवल करते थे और या तो शिप्स के थ्रू ट्रैवल करते थे। देखिए कारवां पे एक क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में। कारवां क्या होते हैं, कुछ झुंड होता है लोगों का, वो अपने साथ अपनी सारी चीज़ें रखते हैं, ठीक है, खाना पीना सब सारा बंदोबस्त होता है उनके पास। एक जगह पे ठहरते हैं कुछ दिन, फिर चल पड़ते हैं, फिर दूसरी जगह पे ठहरते हैं और ऐसे ही उनका सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। उसी को कारवा बोलते। तो जो मर्चेंट्स थे उनके लिए ये यूज़फुल होता था क्योंकि मर्चेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना ही होता था, राइट, क्योंकि वो ट्रेड करते थे। तो इसलिए वो कारवां का सहारा लिया करते थे। और बाकी सी रूट्स उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ करते थे, राइट। तो शिप्स का भी वो यूज़ करते थे, ठीक है। मर्चेंट्स के अलावा किनको जाना पड़ता था, जो रिलीजियस टीचर्स थे उनको भी एक टाउन से दूसरे टाउन अपनी सारी जो धार्मिक ज्ञान की जो बातें हैं, अपना धर्म फैलाने के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता होगा। और बाकी दूसरों को किसी किसी को शौक़ होता है, राइट, एडवेंचर करने का और नई नई जगह देखने का, तो बस निकल पड़ते थे कि भाई चलो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, देखते हैं ये रास्ता हमें कहाँ ले जाता है। तो इससे क्या होता था कि लोग जो हैं वो आपस में आइडियाज़ शेयर करते थे। देखिए जैसे हम हमारे इंडिया की ही बात करें तो अगर कोई राजस्थान का कोई आदमी है, ठीक है, वो महाराष्ट्र में जाता है, राइट, तो वो क्या करेगा, वो जो अपना कल्चर है या अपने वहाँ की जो बातें हैं वो महाराष्ट्र के लोगों को बताएगा कि देखिए हमारे यहाँ ये बनता है, हमारा पहनावा इस तरीके का है, हमारा कल्चर इस तरीके का है। और जो महाराष्ट्र का जो कोई इंसान होगा वो भी इसको बताएगा कि हम इस तरीके से रहते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, काफ़ी सारे आइडियाज़ वो शेयर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की बातें सीखते हैं। और यही आज हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सच बैठता है, राइट। हम धीरे धीरे एक दूसरे का जो खाना है, पहनावा है, वो धीरे धीरे उसको यूज़ करना सीख गए हैं, तो हमें अजीब नहीं लगता वो, राइट। देखिए हाउ डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। देखिए जैसे हमने पहले ही देखा कि हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटायर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट।
है ना। तो लोगों के लिए यहाँ से वहाँ जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के लोग दूसरे लैंड में भी जाते थे, मतलब समुंदर के पार भी जाते थे, और समुंदर के पार से भी लोग यहाँ पे आते थे, राइट। वो भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में आते थे, और कितने ही उसमें से लोग हमें रूल करके भी गए हैं, राइट। तो बाहर से भी लोग यहाँ पर आके सेटल हुआ करते थे। देखिए, अब इससे अच्छी बात क्या होती थी कि हमारा जो कल्चर है वो एनरिच होता गया, ठीक है। कल्चरल एनरिचमेंट आया। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हमारा जो खान पीन है, जो रहन सहन है, वो काफ़ी कुछ बाहर के इन्फ्लुएंस से इवॉल्व हुआ है। हमारा जो खाना है, आज कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली खाते हैं पीते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो वो यहाँ से ओरिजिनेट ही नहीं हुई हैं, ठीक है। जैसे चाय है, राइट, वो इंडियन चीज़ है ही नहीं, है ना। वो अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई थी, लेकिन फिर भी हमें उसकी आज इतनी आदत है कि ऐसा लगता है कि वो इंडियन चीज़ ही है, राइट। पटेटो, आलू जो है वो भी इंडिया का नहीं है, वो भी बाहर से आया है, लेकिन वो हमारी हर सब्ज़ी में यूज़ होता ही होता है, राइट। जैसे कंपोजिंग म्यूज़िक, देखिए, कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूज़िक, म्यूज़िक में भी आप बाहर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखेंगे। हारमोनियम जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आज कोई अगर हारमोनियम बजाएगा तो लोग यही समझेंगे कि ये बिल्कुल एकदम प्योर इंडियन म्यूज़िक बजा रहा है ना। एंड इवन कुकिंग फूड फॉर ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम में बदलती गई हैं, और इसमें बाहर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब नेम्स ऑफ द लैंड, जहाँ पे रहते हैं हम, उस धरती का नाम किस तरीके से पड़ा है। दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं हमारी कंट्री के लिए, जो कि है इंडिया और भारत, राइट। जो इंडिया है वो इंदस नदी से आया है, ठीक है। इंदस को संस्कृत में सिंधु कहा गया है, ऑलराइट। तो जो ईरानियंस और ग्रीक्स होते थे, जो नॉर्थ वेस्ट से आते थे, अबाउट 2500 ईयर्स अगो वो आए हैं, वो इंदस से परिचित थे, उनको इंदस नदी के बारे में पता था। इसीलिए इंदस के पार जो लोग रहते थे उनको वो लोग हिंदोज़ या इंदोज़ के नाम से बुलाने लगे, राइट। और जो उस नदी के पार की जो ईस्ट साइड की जो लैंड थी उसको वो लोग इंडिया बोलने लगे, ठीक है। तो ये थी इंडिया की कहानी, मतलब इंडिया इस नाम की कहानी, ठीक है। कि ये नाम जो है ये बेसिकली हमें इंदस रिवर से मिला है, राइट। तो इंदस से कौन लोग परिचित थे? जो ईरानियंस और ग्रीक्स थे वो लोग ऑलरेडी परिचित थे, और वो लोग इंदस को क्या बुलाते थे? इंदोज़ या हिंदोज़ बुलाते थे। और जो उस तरफ की लैंड थी जो ईस्ट साइड में पड़ती थी नदी के, उस लैंड को ये लोग इंडिया ऐसे बुलाते थे। अब भारत, अगर इस शब्द की बात करें हम, तो भारत नाम का एक ग्रुप ऑफ पीपल होता था, ठीक है। एक भारत क्लैन होता था जो नॉर्थ वेस्ट साइड पे रहता था, और जिसका मेंशन किस में है? ऋग्वेद। हमारा जो सबसे पहला पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, राइट। ये अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत में, अबाउट 3500 ईयर्स अगो की गई है। उसमें भारत इस नाम का मेंशन होता है। भारत एक क्लैन था, ग्रुप ऑफ पीपल था, तो उससे भी शायद ये नाम पड़ा हो सकता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। नाउ फाइंडिंग अबाउट दी पास्ट। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना, पास्ट को जानने के। कुछ कुछ सोर्सेज हमें मिलते हैं, तो उन सोर्सेज में से एक सोर्स होता है रिटन सोर्स, राइट। जो बुक्स बहुत पहले लिखी गई हैं उनसे हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिल सकती है। तो ऐसे रिटन सोर्स जो पहले यूज़ किए जाते थे उनको क्या कहा जाता है? मनुस्क्रिप्ट्स। क्या कहा जाता है? मनुस्क्रिप्ट्स, ठीक है। मनु, ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है हैंड, और इनको यूजुअली पाम लीफ पे लिखा जाता था, ठीक है। पाम लीफ यानी ताल पत्री कहते हैं इसको, या ताड़ पत्री भी कहते हैं, जो ताड़ का एक पेड़ होता है, राइट। उसकी लीफ पे इसको लिखा जाता था, ठीक है। और या तो एक और चीज़ पे लिखा जाता था, बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज दी बर्च, ठीक है। ये हिमालयस में मिलता है इस टाइप का जो पेड़ है वो, और इसको भोजपत्र कहते हैं। तो इसकी थोड़ी थिक स्किन होती है जिस पे लिखावट हो सकती है, राइट। देखिए, ये जो मनुस्क्रिप्ट है ये अबाउट
1000 years अगो पहले लिखी गई है, और जो पाम लीव्स होती थी उनको पेजेस की तरह कट करके एक दूसरे से बांध दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से उसको बनाया जाता था। देखिए अब क्या हुआ, काफ़ी सारी जो मनुस्क्रिप्ट्स थी उनको इंसेक्ट्स खा गए, ठीक है। तो सारी की सारी तो सर्वाइव नहीं कर पाई हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ हैं उनको कहाँ प्रिजर्व किया गया है, या तो टेम्पल्स में या तो मोनास्टरीज़ में, ठीक है। इनमें हर टाइप के सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा की गई है, जैसे रिलीजियस बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, किंग्स की ज़िंदगी कैसी हुआ करती थी, मेडिसिन है, साइंस है। इसके अलावा काफ़ी सारी एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, ये सारी भी इनकी जो जानकारी है वो भी हमें मनुस्क्रिप्ट्स के द्वारा मिलती है। बहुत सारी जो मनुस्क्रिप्ट्स थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन उनमें से कुछ भी थी जो प्राकृत में लिखी गई है। प्राकृत एक भाषा थी उस समय पे जो आम आदमी की भाषा बोली जाती थी, ठीक है। और इसके अलावा तमिल में भी हमें काफ़ी सारी जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं वो मिली हैं। तो बेसिकली 3 भाषाओं में हमें ये मनुस्क्रिप्ट्स मिली हैं, ऐसा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक है संस्कृत, दूसरी है प्राकृत और तीसरी तमिल, ओके। अब मनुस्क्रिप्ट्स के अलावा हम और क्या पढ़ सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, स्टोन या मेटल पे इंस्क्राइब करके लिखा जाता है, उसको इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। और जो किंग्स वगैरह होते थे, इसमें से अशोका इन चीज़ों के लिए बहुत फेमस थे, राइट। वो अपने जो भी ऑर्डर्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह इंस्क्रिप्शंस के द्वारा लोगों तक पहुंचाया करते थे, ठीक है। किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, है ना, कौन कौन सी बैटल जीती है भैया, इसका रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए ना ये इतना बड़ा अचीवमेंट होता है। तो ये सब इंस्क्रिप्शंस के द्वारा प्रिजर्व करके रखा जाता था। देखिए ये जो इंस्क्रिप्शन है ये कहाँ पे मिली है हमें, कंदाहार में, जो आज के डेट में अफ़गानिस्तान में है। अबाउट 2250 ईयर्स अगो की ये इंस्क्रिप्शन है, ओके। और किसके नाम से है, देखिए अशोका के नाम से है, राइट। अब इसमें और क्या ख़ास बात है, इसकी जो स्क्रिप्ट है इसमें लेटर्स और साइंस हैं, ठीक है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये एक लैंग्वेज बन जाएगी। देखिए स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, जैसे हम हिंदी है, हिंदी को जब लिखा जाता है तो इस स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट। बल्कि उस स्क्रिप्ट को जब आप पढ़ेंगे तो वो भाषा बन जाएगी, कौन सी भाषा बन जाती है, हिंदी बन जाती है, राइट। उसी तरीके से ये भी एक स्क्रिप्ट है, ओके। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये 2 स्क्रिप्ट या लैंग्वेजेस में लिखी गई है। जो ऊपर देखिए, हमको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तब भी पता लग जाएगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये ग्रीक में है, ठीक है। और जो ये नीचे वाला पार्ट है ये है अरेमिक में, ओके। तो 2 अलग अलग स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस यूज़ की गई हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी स्टडी में मिलती हैं, जैसे कि रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, राइट। फिर आर्कियोलॉजिस्ट धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को डिग करते हैं, एक्सकवेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्टोन उनको मिला है ये कितने सालों पुराना होगा, या मेटल कितने साल पुराना होगा, राइट। फिर जब वो डिग करते हैं धरती में तो उनको कुछ टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, राइट। कुछ स्टोन की होती हैं, कुछ बोन्स मिलते हैं, बेक्ड क्ले या मेटल की भी चीज़ें उन्हें मिलती हैं, राइट। तो वही ऑब्जेक्ट्स मिल पाते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं और इम्पेरिशेबल होते हैं, क्योंकि वही ज़्यादा समय के लिए सर्वाइव कर पाती हैं, राइट। देखिए ऐसी पुरानी पुरानी चीज़ें उनको एक्सकवेशंस में मिलती हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट स्पेशली किस पे ज़्यादा नज़र रखते हैं कि उनको मिल जाए, जैसे बोन्स है, बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, ताकि उनको पता लग सके कि किसी समय पे लोग क्या खाना पसंद ज़्यादा करते थे, ठीक है। और कुछ प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, ऑफ कोर्स प्लांट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म, ठीक है। अगर उनको बर्न किया होगा तो ऑफकोर्स उनकी राख या ऐसा कुछ हमें बाद में मिल सकती है, उसकी चांसेस बहुत कम होते हैं, ओके। हिस्टोरियंस यानी कि स्कॉलर्स और भी काफ़ी सारी सोर्सेज को रेफ़र करते हैं, राइट। जैसे मनुस्क्रिप्ट्स है, इंस्क्रिप्शंस है और आर्कियोलॉजी है। एक बार जब उनको सोर्सेज मिल जाते हैं तो वो उसके बारे में
पता लगाते हैं और ये एक एडवेंचर की तरह होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो डिटेक्टिव्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। उनका काम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। अब देखिए, एक पास्ट है या बहुत सारा। देखिए, जब हम इस पूरी बुक का टाइटल पढ़ेंगे तो वो क्या है, आर पास्ट, राइट। एक का है क्या, नहीं, आर पास्ट, राइट। अब इस आर में, हम में बहुत सारे लोग आते हैं। एक देखिए, राजा का जो जीवन होगा वो बिल्कुल अलग होगा, एक फार्मर का जीवन अलग होगा, एक क्राफ्ट्समैन का जो जीवन होगा वो अलग होगा। तो हम कलेक्टिवली इन सब के पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में पास्ट को यूज़ किया गया है। तो एक फार्मर की ज़िंदगी अलग होगी, किंग और क्वीन की अलग होगी, राइट। और हर तबके के जो लोग हैं उनका जीने का तरीका भी अलग होगा। ऑल्सो आज के परिवेश में भी अगर हम देखें तो आज भी हमारे इंडिया में हर जगह पे अलग अलग टाइप के कस्टम्स ट्रेडिशंस यूज़ होते हैं, राइट। सबका रहने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जबकि हम आज अगर बात करें, आज तो हम इतने एडवांस हो गए हैं, राइट। लेकिन फिर भी कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे अंडमान आइलैंड्स है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो आज भी फॉरेस्ट में हंट करके और फॉरेस्ट की जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको ही अपना यूज़ करते हैं, राइट, अपने जीवन के लिए। तो आज भी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रेवलेंट हैं। और जो सिटी के लोग होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, ऑफ कोर्स जो खाना सप्लाई होता है उस पे डिपेंड होते हैं। तो डिफरेंसेस पहले भी थे और आज भी एग्जिस्ट करते हैं। और एक टाइप का डिफरेंस है कि वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज, राइट। इन विक्ट्रीज़ के बारे में किस किस में चर्चा होती है। देखिए, जनरली ऑर्डिनरी पीपल जो हैं, जैसे हंटर है, फिशिंग फोक है या दूसरे लोग हैं, इनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि इनके रिकॉर्ड्स कौन रखेगा, है ना। जो राजा है उनकी तो पूरी दरबार लगती थी, उनके खुद के कोर्ट पर्सन्स होते थे, एक उनके दरबार में पोएट होता था जो सिर्फ उनका गुणगान करता रहता था, राइट। तो राजा के बारे में पता लगाना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन जो बेचारे नॉर्मल तबके के जो लोग होंगे उनके बारे में अभी भी शायद हमें उतनी जानकारी नहीं मिल पाई है। अब देखिए, डेट्स का मतलब क्या होता है। देखिए, हम जिस एरा में हैं अभी, हमसे अगर कोई आज पूछे कि किस साल में हैं आप, कौन सा साल चल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, 2000 और कुछ कुछ, राइट। जैसे 2022, राइट। तो हमने ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है 2000, ये 2000 ईयर्स हो गए। तो ये किस चीज़ को 2000 ईयर्स हो गए हैं, हम किस आधार पे बोलते हैं कि 2000 साल हो गए। तो जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ जो है, जो क्रिश्चियन एरा जो चलता है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 2022 ईयर्स हो गए हैं, वो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में यही चलता है, तो एक यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए सारे देश इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। तो जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, राइट, उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। और जो उनके बाद के जो साल हैं, उनके बर्थ होने के बाद के जो साल हैं, या उस पूरे एरा को हम क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन एरा। क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन एरा। उनके पहले अगर हम कोई साल को रिफ़र करना चाहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, BC, यानी बिफोर क्राइस्ट। या तो एक और क्या है उसके लिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ, BCE, यानी बिफोर क्रिश्चियन एरा, ठीक है। इस क्रिश्चियन एरा को भी हम एक और नाम देते हैं, क्या है, एनो डोमिनी, AD, राइट, एनो डोमिनी। इस तरीके से ये बाइफिकेशन किया गया है। इंडिया की बात करें तो हमने ये जो डेटिंग स्टाइल है ये अबाउट 200 ईयर्स अगो पहले से ये यूज़ करना शुरू किया है। ऑफ कोर्स जब से ब्रिटिशर्स आए होंगे तब से हमने ये चीज़ शुरू की है यूज़ करनी। ऑलराइट, देखिए, एक प्रोसेस है जिसका नाम होता है डेसिफरमेंट। तो इसका मतलब क्या है हम देख लेते हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस को कुछ मिलता है तो वो उनको इस सिंबल के रूप में मिलता है, राइट। जो पहले जो इंसान ने लिखा होगा उसने अपने हिसाब से कोई चीज़ बना के उसको कुछ सिंबल मान के लिखा होगा। तो ये सिंबल्स हैं, यानी ये स्क्रिप्ट है, ठीक है, ओके। जब इस स्क्रिप्ट को
कोई प्रॉपर पहचान मिल जाती है लैंग्वेज के रूप में। जैसे यहाँ पे लायन है, लायन की पिक्चर है तो उसको लेटर एल मान लिया है। यहाँ पे ये स्क्वायर है तो इसको लेटर पी मान लिया है, राइट। देख रहे हैं आपने, हर सिंबल को यहाँ पे एक लेटर दिया गया है। तो जब सिंबल से या स्क्रिप्ट से लैंग्वेज तक हम पहुँचते हैं, यहाँ तक की जो प्रोसेस है उसको डेसिफरमेंट कहते हैं, ठीक है। ये सारे इंस्क्रिप्शंस में जो लिखा है ये पूरा अंदाज़ा लगाया जाता है और फिर बाद में एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचा जाता है, राइट। तो इन इंस्क्रिप्शंस में दोनों चीज़ें होती हैं, स्क्रिप्ट्स भी होती हैं, लैंग्वेजेस भी होती हैं। लेकिन जो भी लैंग्वेज यूज़ होती होंगी या स्क्रिप्ट होती होंगी वो जैसे जैसे समय बीता है उनका मतलब भी थोड़ा बहुत चेंज होता गया होगा, राइट। तो नॉर्मली जो प्रोसेस है स्क्रिप्ट से लैंग्वेज तक पहुंचने की, जो प्रोसेस है उसको हम डेसिफरमेंट कहते हैं, ओके। एक टाइमलाइन हर चैप्टर में दी होती है तो वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, एग्रीकल्चर की बिगनिंग हुई, राइट, 8000 ईयर्स अगो, ठीक है, जो हमने नर्मदा रिवर पढ़ी थी, राइट। फर्स्ट सिटीज़ ऑन इंडस, ये अराउंड 4700 ईयर्स अगो। और मगध जो महाजनपद था वो एक बहुत बड़ा किंगडम बना अबाउट 2500 ईयर्स अगो। एंड प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो 2000 एनो डोमिनी एडी या क्रिश्चियन एरा चल रहा है, ठीक है। अब हम एक क्विक समरी देख लेते हैं। और तो ये है चैप्टर समरी। इसमें मैंने सारे वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए हैं जो भी इम्पॉर्टेंट थे इस चैप्टर में, ठीक है। जिन जिन इम्पॉर्टेंट चीज़ों का मेंशन था वो सब इसमें इंक्लूडेड है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, राइट, झेलम, चेनाब, रावी, बेसन, सतलेज। इसके अलावा ये देखिए गंगा रिवर के पास जो भी सिटीज़ फ्लरिश हुई थी। फिर इंडिया ये नाम कैसे पड़ा, तो इंडस से, राइट। इंडस को सिंधु कहा जाता है संस्कृत में, और इसी को हिंदोज या इंडोज कहते थे, कौन, ग्रीक एंड ईरानियंस, ठीक है। फिर भारत ये नाम कैसे पड़ा, एक भारत क्लैन था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये फ्लो चार्ट के रूप में ये प्रिपेयर किया है। पूरी कोशिश की है कि कम से कम आपका समय लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करके दी जाएं। इसमें अगर आप चाहते हैं कुछ चेंजेस वगैरह लाएं, हम कुछ आपकी सजेशंस हैं तो मोस्ट वेलकम। आप कमेंट्स में बिल्कुल अपने सुझाव जो है वो दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड एंड नेवर गिव अप। जय हिंद।